नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर नीति आयोग ने की पोस्ट। सोशल मीडिया पर नीति आयोग का पोस्ट सामने आया है। विकसित भारत @2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर नीति आयोग ने पोस्ट किया, विकसित भारत @2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को लेकर अब नीति आयोग के यहां पर पोस्ट आया है। उसने कहा है, विकसित भारत @2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा। रायसेन में लगातार बारिश का दौर जारी है। बरेली इलाके से एक तस्वीर आई सामने। पानी के तेज बहाव के बावजूद चालक ने डाली बाइक। लापरवाही पड़ सकती थी भारी। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वहां मौजूद लोगों ने समय रहते बचा लिया। जिले में कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर हो रही है बारिश। नदी नाले उफान पर, सड़क के निचले रपटों के ऊपर से जा रहा है पानी और पार करने के चक्कर में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालने से बाज नहीं आते हैं। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन लोगों ने इस बाइक चालक को समय रहते बचा लिया। जयपुर स्थित विधानसभा में शनिवार को युवा संसद समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है और इसे महान बनाने में यहां की समृद्ध संवैधानिक परंपराएं, नियम और प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस महान लोकतंत्र को इसी प्रकार जीवित रखने में देश के युवाओं का अहम योगदान होगा। वहीं इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों ने विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे। उन्होंने ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री की भूमिका निभाई। केंद्रीय संचार व उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी के प्रमुख रेडिसन होटल में राज्य के प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से बनी सरकार के प्रथम वर्ष में बजट जारी हुआ है। ये बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। देश के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 सालों में जो विकास देश ने किया है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले जहां पूरा विश्व अस्थिर है, लेकिन फिर भी 2023 में हमने 8.2 का ग्रोथ रेट प्राप्त किया है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को ठगने का काम किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के किसानों को नकली बीज बेचने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीज कंपनी जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। 2 कंपनी एक ही किसान ने फर्जी तरीके से खरीद रही है। किसान के पास जमीन ही नहीं है, उनसे कागजों में बीज खरीदे गए हैं। ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें धान के खेत में सोयाबीन लगा है। गूगल से फर्जी रकबे निकालकर किसान के नाम पर दिखाए जा रहे हैं। बीज प्रमाणीकरण विभाग मनमानी कर रहा है। इन मामलों की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पटवारी ने इस मामले में डॉक्टर मोहन की सरकार से कार्रवाई की मांग की है। 2000 कुंटल की एग्रीमेंट हुआ और खरीदा गया, तो 2000 कुंटल का भी 4000 रुपया कुंटल का जिसका सोयाबीन था, वो 10,000 रुपया से सीधे 20,000 रुपये तक बिकता है। 10,000 रुपया से 20,000 रुपया बीज बिकते हैं सोयाबीन के। हम देखते रहते हैं, बीज बहुत महंगा हो जाता है जब बोनी आती है। ये सोयाबीन के सीजन में भी हुआ था। तो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, उसका 10% सहायक बीज प्राधिकरण को जाएगा, फिर एमडी को जाएगा 5%। बड़ा अधिकारी है, पूरे प्रदेश से आता है, उसको जाएगा 5%। फिर मंत्री जी को जाएगा 25%। जितने बीज कंपनियों ने बीज बेचा, उनकी सारी इनकम टैक्स की लिस्टिंग में है, आवक जावक की लिस्टिंग में। जिस कंपनी ने जितना बीज बेचा, 25% कमीशन है उस पर इस सरकार का, 25%। फिर
अन्य बाकी 10% बताया तो 40 ही हुआ, मैं 50% कर रहा हूँ। तो जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं चपरासी से लेके ऊपर तक, उसको 10% बचता है। मतलब उस किसान ने जिसने 4,000 रुपये कुंटल का सोयाबीन था, वो सीधा आपने बेच दिया 10,000 से 20,000 रुपये कुंटल, मतलब 6,000 से लेके 16,000 रुपये उससे कमाए, और उसका 50% ऐसा बंदर बांट होता है। ये है हमारी सरकार, 3C की सरकार। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने महिला, उसके पिता और प्रेमी के खिलाफ ब्लैकमेल करने का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने सराफा व्यापारी से लाखों रुपए वसूल किए हैं। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि फरियादी का सराफा में सोना चांदी का व्यवसाय है। वर्ष 2017 में उनकी महिला से दोस्ती हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और महिला ने फरियादी से करीब 70 ग्राम वजनी सोने के आभूषण ले लिए। वहीं आरोपी महिला और उसके साथियों ने फरियादी से लाखों रुपए, कार, मोबाइल, बीमा पॉलिसी भी अपने नाम करा ली है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस थाना लसूड़िया में एक 384 और 388 जो पुरानी आईपीसी है, उसका एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और फरियादी बेसिकली शराफा कारोबारी है, और इसके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी कोई परिचित के जो मित्र थे वो और उसका साथी और एक अन्य कोई, मतलब कुल 3 लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई कि उसको अलग अलग प्रकार से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और काफ़ी बड़ी डिमांड की जा रही थी। मतलब इसमें एक झूठे इस प्रकार का जो गंभीर अपराध है, बलात्कार या इस तरह की, इनमें फंसाने की धमकी दी जा रही थी। प्रारंभिक रूप से पुलिस ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्वेस्टिगेशन को लिया है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने कालकाजी में दिल्ली सरकार के स्कूलों का दौरा किया। आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम है। हमने आज सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी। सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता था, लेकिन पीटीएम की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के हर बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी, एमसीडी के स्कूलों में भी आज के दिन सारे माता पिता को हमने बुलाया है। जैसा आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी। सरकारी स्कूलों में कभी माता पिता को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन पीटीएम की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो आज मेगा पीटीएम है। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। ना सिर्फ इतना, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इसकी भी नई बिल्डिंग बनी है। इसी तरह से दिल्ली के सभी स्कूलों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास चल रहा है कि दिल्ली के सारे बच्चे, चाहे वो अमीर परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। पीटीएम तो हमेशा होती रही है, आज ये मेगा पीटीएम में क्या खास है? देखिए, एक इसमें खास बात है कि अब दिल्ली सरकार के स्कूलों में और एमसीडी के स्कूलों में एक साथ पीटीएम होती है। पहले एमसीडी के स्कूलों में कम ही एजुकेशनल एक्टिविटीज होती थी, कम ही शिक्षा पे इतना ध्यान दिया जाता था। अब सब पेरेंट्स को पता है कि एक दिन, जिस दिन पीटीएम होगी, हमें अपना समय निकालना है और अपने बच्चों के स्कूलों में जाना है। हमारा मकसद ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा माता पिता की भागीदारी होगी, उतना बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्तर बेहतर होगा। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों के विरोधी हैं, और अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो उन्हें ये बिल पास करना चाहिए। यह बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और हम इस बिल का एक बार नहीं बल्कि 1000 बार समर्थन करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी और आपकी नीयत साफ है तो इससे अच्छा कोई और बिल नहीं आ सकता। इस बिल को आप पास करें। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस बिल का विरोध करके बीजेपी ने अपना असली चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है। ये किसी के सगे नहीं है। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है
और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। जब तक मैं सदन के अंदर हूं, हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, शरद पवार जी की पार्टी का हो या शिवसेना का हो या टीएमसी का हो, किसी भी पार्टी के सांसद को या डीएमके का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के बजट से सिर्फ भेदभाव हुआ है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट इसलिए दिया है क्योंकि भाजपा वालों को सरकार बचानी थी। अगर आप यूपी को देखें या कोई भी बड़ा राज्य ले लीजिए, वहां बाढ़ या कोई भी आपदा आती है तो क्या उन राज्यों को बजट में भेदभाव क्यों? नमस्कार, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान राम शिरोमणि वर्मा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य हैं श्रावस्ती से। जिस तरीके से लोकसभा में बजट पेश हुआ, बजट के अंदर सर भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि ये बजट जो है ऐतिहासिक बजट है, तो देखिए 2024 और 2025 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उससे साफ साबित होता है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है। और अगर देश की बात की जाए, बजट के अंदर जो सुविधाएं मिलना चाहिए देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश के गरीब मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग, व्यापारियों के लिए, जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, मुझे लगता है कि जो सरकार कहती है बहुत पुराना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम बेरोजगारों को किया जाएगा। अगर देख लिया जाए कि लगभग 10 साल बीत गया, 11वां साल चालू हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगभग 10 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर इसका डाटा निकाला जाए, अगर सरकार से जो सरकार ने बजट पेश किया है, एक उसका भी आंकड़ा अगर सरकार ने दे दिया होता तो देश के सामने स्थिति साफ हो जाती कि जो सरकार ने कहा था वो हमारे बेरोजगारों के लिए किया गया। सर शिक्षा में और स्वास्थ्य में कटौती कर दी गई, क्योंकि 1,25,000 करोड़ जो है आप शिक्षा का ले लीजिए और 88,000 करोड़ आप स्वास्थ्य का लीजिए, तो ये कई मामला संगीन है। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए, सरकार ढिढोरा पीटती है कि हमारे अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा कि आज भी मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती है। श्रावस्ती में 2 जनपद आते हैं, जनपद बलरामपुर, जनपद श्रावस्ती में अपने लोकसभा की बात कहूँ जो उत्तर प्रदेश में आता है। आज अगर छोटी सी बीमारी अगर हो जाती है तो जिला अस्पताल वाले रिफ़र करते हैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज के लोग पता है, वहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ बेड खाली नहीं है। तो ऐसी तमाम गंभीर बीमारियाँ जब हो जाती हैं तो जिले पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो सरकारी विद्यालय में आते हैं, आज वहाँ एक टीचर एक प्राथमिक विद्यालय में रहता है। ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार कहीं कहीं दो टीचर हैं, कहीं संविदा पे रखते हैं, कहीं कहीं शिक्षा मित्रों से पढ़ाने का काम लिया जाता है। कहने का मतलब, सरकार अगर शिक्षा को विशेष रूप ध्यान देने का काम करती और देश के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए अगर शिक्षा पर ध्यान देती तो इस बजट में इस बात को बजट में पेश करना चाहिए था कि फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो साफ होता है
कि शिक्षा पर सरकार कितना ध्यान दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ श्री राम शिरोमणि वर्मा जी थे, जो कि सांसद सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, जिनका कहना है कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई है बजट पेश करने के अंदर। वीडियो जर्नलिस्ट ललित चौधरी के साथ राहुल झा, स्वदेश न्यूज दिल्ली। नई दिल्ली के संसद भवन से सांसद चंद्रशेखर रावण का बयान सामने आया है। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए सांसद ने कहा कि हमने स्पीकर से समय मांगा, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। अगर हमें दलित उत्पीड़न पर बोलने की इजाजत नहीं है तो हम संसद में क्या करेंगे। सांसद ने आगे कहा कि कुर्सी पर बैठे हो तो न्याय करो, अगर न्याय नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ दो। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन कराया जा रहा है। अंबाला में भी इसकी शुरुआत हुई है। पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने इसकी शुरुआत की। पेरिस में भी ओलंपिक शुरू हो गया है। छावनी के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आज खिलाड़ियों की टीमें छावनी के स्टेडियम में पहुंची, जहां सभी का पूर्व मंत्री ने उत्साहवर्धन किया। खेल विभाग हरियाणा के द्वारा आज जो 26 जुलाई 2024 को खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन करवाया गया, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है जो कि 26 जुलाई को कराया गया है, क्योंकि आज ही के दिन 24 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमारे 117 खिलाड़ी जो हैं भारत देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें 25 खिलाड़ी जो है हरियाणा राज्य के हैं। आज हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 का श्री गणेश किया गया है। ये सारे प्रदेश में कुछ कुछ खेलें बांटी गई हैं। अंबाला के लिए महिलाओं का फुटबॉल, जिम्नास्टिक और तैराकी, 3 खेल सारे स्टेट के यहाँ होंगे। सारे प्रदेशों से यहाँ पर खिलाड़ियों की टीमें आई हैं। इनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और अच्छा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया है और फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम है। ये तीनों चीज़ें हरियाणा में और कहीं नहीं हैं, शायद उत्तरी भारत में ही नहीं है। वो हमने अंबाला में ही बना के दी है ताकि खिलाड़ियों को क्लास 1 सुविधाएं मिल सकें और पूरी उम्मीद है कि ना केवल अंबाला के सारे हरियाणा के खिलाड़ी इन सुविधाओं से फायदा उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा की योजनाओं की प्रशंसा की है, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मिशन को रुकने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसे हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। सीएम सैनी ने पीएम का आभार जताते हुए कहा, अग्निवीर को लेकर प्रदेश ने कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिसमें ग्रुप बी, सी और डी की नौकरियों में आरक्षण और अग्निवीर के उद्योग लगाने पर बिना ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य किए हैं, आज हम भारत बहुत सारे कई प्रोडक्ट्स के अंदर जो आर्मी के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आत्मनिर्भर बना है। बाहर भी भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारा जो अग्निवीर है जवान, एक्सपर्ट है, वो 4 साल लगा करके आएगा, उसमें देश भक्ति की भावना भी कूट कूट करके भरी होगी। एक्टिव होकर के काम करेगा। जब 4 साल के बाद यहाँ आएगा, हमने अलग अलग योजना बनाई है। हमने डी ग्रुप के अंदर भी उनको आरक्षण देने की बात कही है, उनको बी और सी ग्रुप के अंदर भी नौकरी देने की हमने उसके माध्यम से बात की है। अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं, उस उद्योग के अंदर भी हमने उनको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की सहायता करने की भी योजना इसके अंदर बनाई है, हर तरीके से कि अग्निवीर को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आज इसकी प्रशंसा की है। केंद्र सरकार के आम बजट के बाद सोने के भाव घटने लगे हैं। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद 3 दिन में सोना 5,000 और चांदी 6,400 रुपए सस्ता हो चुका है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है, जिससे सोने के भाव में गिरावट आई है। बजट के 2 दिन बाद यानी कल सोना 974 रुपए गिरकर
68,177 रुपए पर आ गया। 23 जुलाई को इसमें 3,616 रुपए और 24 जुलाई को 451 रुपए गिरावट आई थी। वहीं चांदी 3,061 रुपए गिरकर 81,801 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। कारगिल विजय दिवस पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी सेना के अग्निवीरों के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से देश की सेना को सशक्त बनाने का संकल्प अग्निपथ योजना के माध्यम से पूर्ण हो रहा है। हमारी प्रदेश सरकार भी उनके विजन के अनुरूप अग्निवीरों के लिए राज्य के पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देने के संबंध में योजना बना रही है। इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।